सिलेक्ट को अगर देखें तो सिलेक्ट में 3 क्लासेस हम यूज करते हैं। एक सिलेक्ट होती है जिसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉलम होंगे। फिर हमारे पास एक फ्रॉम की क्लास होती है जिसके बाद हम टेबल का नाम मेंशन करते हैं, 1 का या 2 का, जितने में से आपने सिलेक्ट करना होता है। वेयर के बाद हम डाटा को जो है ना वो फिल्टर करने के हिसाब से रोज के ऊपर जो है ना ये चल रही होती है। इसके अलावा इसमें ऑर्डर बाय क्लास को हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लास का मतलब क्या होता है कि जो टेबल रिट्रीव होके आएंगे, याद करो जब हमने रिलेशन को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर होता है ना वो मैटर नहीं करता। वो इसलिए मैटर नहीं करता कि जब आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं उस वक्त आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी इसकी क्वेरी चला के दिखाता हूँ आपको। ये W3 स्कूल है, चूंकि यहाँ पे डाटा भी हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर आप देखें जी ऑर्डर बाय क्लास वाली एग्जांपल जो है ना ये हम लगा के देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लास वाली ये आपके सामने जो चीज हमने बताई थी, याद करो जो टेबल या रिलेशन की खूबियां थी कि ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट है और ऑर्डर ऑफ रोज भी इनसिग्निफिकेंट है। आपके टेबल में बनाते वक्त आपने कौन सा कॉलम पहले रख दिया बाद में रख दिया। हाँ, एक ट्रेडिशन यही है कि प्राइमरी की और इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो रख लेते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है स्टोरेज के हवाले से। और इसको जी नहीं, मैं अपना एसक्यूएल जो है वो रन नहीं कर सकता, उससे मशीन जो है ना वो काफी, मेरे पास इतना डाटा कहाँ पे पड़ा होगा या मेरे पास कौन सी ऐसी एसक्यूएल होगी कि जिसके अंदर इतने टेबल्स होंगे जिसके ऊपर मैं आपको डेमो कमांड्स जो है ना वो चला के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देखें जी यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ टेबल, यहाँ पे जो ऑर्डर बाय चल रहा है ये देखें, ये कस्टमर का एक टेबल है जिसके ऊपर हमने कमांड लगाई और रन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा नजर आएगा, कस्टमर आईडी, नेम, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारे। ठीक है, हमने इसको ऑर्डर बाय कंट्री किया तो अब इसकी तरतीब कस्टमर आईडी के हिसाब से नहीं है, बल्कि अगर आप कंट्री वाले कॉलम को देखें तो उसने कंट्री को A to Z जो है ना वो यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप इसकी जगह कोई भी और नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं कस्टमर नेम, ये हमारे पास कस्टमर नेम का फील्ड है, हम कंट्री की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं और अब आप रन एसक्यूएल करेंगे तो रिजल्ट वही है। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक है, चूंकि तमाम रिकॉर्ड्स को कस्टमर्स में से लेके आना है, तो अब आप देखें कि ऑर्डर बाय जो है उसने कस्टमर नेम कर दिया है। ठीक है, अगर किसी जगह पे सेम ऑर्डर आ जाए और आप मेंशन करना चाहते हैं कि जी पहले तुम कस्टमर नेम के हिसाब से देखना, अगर कस्टमर नेम जो है वो किसी का एक जैसा हो तो फिर तुमने ये देखना है कि उनका सिटी जो है वो कौन सा है। ठीक है, फिर उनको सिटी के हिसाब से कर देना। आपने यहाँ पे 2 चीजें मेंशन कर दी, आप इसको रन करोगे तो ये रन हो गई है क्वेरी, और आप इसमें जहां कहीं भी अगर 2 नाम एक जैसे होंगे तो वो सेकंड ऑप्शन उसको हमने दे दिया, तो वो सिटी के हिसाब से फिर वहां पर उनको जो है ना वो ऑर्डर में करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप अपनी ऑर्डर बाय क्लास को यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को जो है ना वो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको आप तरतीब देने के लिए। इसलिए कहा गया था कि किसी भी टेबल के अंदर जो है ये जाहिर है चूंकि ये अल्फाबेटिक है, वैल्यूज ही अल्फाबेटिक है, तो ये अल्फाबेटिक ही करेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए DESC का कीवर्ड होता है। ठीक है जी, DEC का कीवर्ड होता है डिसेंडिंग में करने के लिए, कि आप अगर इसको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया। और ऑर्डर बाय दिस वन आई थिंक हम बाद में लगा के देख लेते हैं। DESC डिसेंडिंग का कीवर्ड होता है कि जिसके जरिए आप इसे डिसेंडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी कस्टमर नेम है, अब इसने उल्ट में इसको किया है जी। अल्फाबेटिकली अगर आप करना है तो फिर तो ये A to Z करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप इसको उल्ट करना चाहते हैं तो फिर DESC फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, ये उसके लिए आपके पास कीवर्ड है और आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को समझाने के लिए जाहिर है मैंने इसलिए ये W3 स्कूल्स की डेटाबेसेस को यूज किया कि डाटा तो कम से कम इसके अंदर मौजूद है ना और हम समझ सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा था कि टेबल के कॉलम्स की तरतीब भी जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों इनसिग्निफिकेंट है? इसलिए इनसिग्निफिकेंट है कि हम यहाँ पर कस्टमर आईडी को पहले देखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख दें कस्टमर आईडी,
उसके बाद आप कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम को देखना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आप सिटी को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें सिटी को, ठीक है। ये आपने इसकी जगह पे सॉरी सिटी जो है ना, आपने यहाँ पे सिटी को जो है ना वो मेंशन कर दिया, ठीक है। और आई थिंक फ्रॉम कस्टमर्स, ये मेरे पास टेबल आ गया जी। मैंने लिख दिया जी कि आप कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और सिटी, मैंने कॉलम्स को भी जी असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट होगा बशीर साहब, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होगा, डिसेंडिंग में करने के लिए आपने DESC लगाना है, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट आपने रेज कर लिया। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर बाय क्लास लगाते हैं तो आपका जो ऑर्डर बाय क्लास है ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो तरतीब लगाती है, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और सिटी जो है लिख सकते हैं आप, ASC भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा जी, ये अपने कस्टमर आईडी और कॉन्टैक्ट नेम और सिटी। तो अब आप देखें वो वाले कॉलम आपके सामने आ गए। तो यहां से एक बात आपकी समझ में आ गई कि डाटा को रखते वक्त उनके कॉलम्स की और उनके रिकॉर्ड्स की और उनके एट्रीब्यूट्स की तरतीब का होना क्यों जरूरी नहीं था, जब हमने RDM के अंदर पढ़ा था कि उनकी तरतीब इनसिग्निफिकेंट है। उसकी वजह यह है कि हमने जब उस रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करना है, जब हमने उस रिकॉर्ड को यूज करना है, उस वक्त हम जैसा चाहें उसकी तरतीब लगा सकते हैं, कॉलम्स की भी और रोज की भी, ठीक है जी। ये पॉइंट समझ में आ गया जी। आगे चलते हैं जी।